नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 7 एंड एनसीईआरटी ज्योग्राफी। और इसका चैप्टर नंबर 3 आज हम कवर करेंगे आवर चेंजिंग अर्थ, यानी हमारी बदलती पृथ्वी। दोस्तों, हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पिछले जो जितने भी लेक्चर्स हैं उन सबको आप जाकर देख लीजिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में आप 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं। पिछले चैप्टर्स को करने का फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं पिछले जितने भी चैप्टर्स हैं उनसे रहेगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है या आपके दिमाग में कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है तो आप वो लेक्चर्स ज़रूर जाके देखिएगा, ये आपको बहुत मदद करेगा। चलिए, क्लास 7 एनसीईआरटी हम लोग कर रहे हैं अभी। उसमें हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं। ये हमारा तीसरा लेक्चर है, आवर चेंजिंग अर्थ, यानी हमारी बदलती पृथ्वी। देखिए, पृथ्वी एक समान नहीं रहती है। आप अपने चारों तरफ नज़र घुमाइए, आपको हर तरफ हर दिन कुछ ना कुछ बदलाव नज़र आएगा। और ये बदलाव का कुछ कारण होता है। पृथ्वी में होने वाले ये बदलाव और उनके कारण, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। देखिए, पृथ्वी में किस तरह के बदलाव होते हैं और उनका कारण क्या होता है। आप सभी ने सुना होगा फ्लड, बाढ़। और इस बाढ़ का कारण क्या होता है? बाढ़ का कारण होता है बारिश और नदियाँ। तो जब नदी के अंदर बहुत सारा पानी जमा हो जाता है और नदी के किनारे उस पानी को समेट नहीं पाते अपने आप में, तो जो नदी है वो अपना फ्लो बदल देती है। यानी अगर इस तरह से नदी बह रही है और उसके अंदर बहुत सारा पानी जमा हो जाएगा तो ये जो किनारे हैं ये टूट जाएंगे और जो नदी है वो अपना फ्लो बदल देगी। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका परिणाम क्या निकलता है? इसका परिणाम निकलता है कि अपने निश्चित मार्ग से हटकर नदी जब अपना मार्ग बदल देती है और उससे बहुत नुकसान होता है, जान का भी और माल का भी। फसलें बर्बाद हो जाती हैं, यातायात ठप हो जाता है, संचार सुविधाएं ठप हो जाती हैं। तो ये जो बदलाव आते हैं ये सब किसके कारण आते हैं? बारिश और नदी में आए बाढ़ के कारण। तो इसी तरह के बहुत सारे बदलाव की चर्चा आज हम इस चैप्टर में करने जा रहे हैं। उसके बाद माउंटेन्स के बारे में आपने सुना ही होगा कि माउंटेन्स, भूस्खलन हो गया माउंटेन्स पर, या फिर एवलांच आ गया, यानी बर्फ़ खिसक गया माउंटेन्स से। तो ये सब परिघटनाएं जो होती हैं ये हमारी पृथ्वी के स्वरूप को लगातार बदलती रहती है। या फिर अगर हम बात करें कि माउंटेन्स का निर्माण किस तरह से होता है, रिवर्स का निर्माण किस तरह से होता है, अर्थक्वेक कैसे आता है, अर्थक्वेक कितना विनाशकारी होता है ये आप सभी लोग जानते ही हैं। सुनामी कितनी विनाशकारी साबित हो सकती है ये आप सभी लोग जानते ही हैं। तो इस तरह के जो बदलाव होते हैं हमारी पृथ्वी के अंदर, वही आज हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो बदलाव पृथ्वी के अंदर होते हैं उसका कुछ ना कुछ कारण होता है और उसका कारण होता है उस पर लगने वाले बल। तो पृथ्वी के ऊपर 2 तरह के बल कार्य करते हैं, एंडोजेनिक फोर्स और दूसरा है एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक का मतलब होता है आंतरिक बल या अंतर्जनित बल, और एक्सोजेनिक होता है बाह्य बल या बहिर्जनित बल। तो एंडोजेनिक फोर्स को हम एक एक करके देख लेते हैं। इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये और दूसरा ये। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सडन फोर्स, यानी आकस्मिक बल कौन कौन से होते हैं और उनसे किस तरह के बदलाव हमारी पृथ्वी के अंदर आते हैं और किस तरह के विनाशकारी प्रभाव इनके हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कैसे आता है? देखिए, हमारी जो पृथ्वी है वो टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बनी हुई है।
तो जब दो टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराती हैं, जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो पृथ्वी के अंदर कंपन उत्पन्न होता है या तरंगे उत्पन्न होती हैं। यही तरंगे भूकंपीय तरंगे कहलाती हैं और ये इतनी फोर्स वाली होती हैं, इनके अंदर इतना बल होता है कि ये बहुत पृथ्वी की सतह के ऊपर एक विनाशकारी प्रभाव लेके आती है। तो ये हो गया टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से उत्पन्न विनाश या फिर उत्पन्न क्रिया अर्थक्वेक। उसके बाद बात करते हैं वोल्केनो। ये पिक्चर आप देखिए यहाँ पे। पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के केंद्र के अंदर लावा भरा हुआ है। ये लावा जब पृथ्वी से बाहर छिद्र के द्वारा जब बाहर निकलता है तो ये पृथ्वी के ऊपर यानी पृथ्वी की जो सतह होती है उसके ऊपर फैल जाता है। जहाँ पर भी पृथ्वी का कमज़ोर हिस्सा होता है तो ये लावा इतना बल लगाता है बाहर की तरफ आने के लिए कि पृथ्वी की सतह को तोड़कर बाहर निकल जाता है। इसके अंदर से बहुत सारी एसिड यानी राख, बहुत सारे कंकर, पत्थर, मिट्टी और बहुत सारा लावा निकलता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्या? वोल्केनो या ज्वालामुखी। इससे कई तरह के विनाशकारी प्रभाव होते हैं। इससे आसमान में धुएं का एक गुबार बन जाता है जो हमारी हेल्थ या हमारे एनवायरनमेंट को प्रभावित करता है। दूसरा, इससे निकलने वाला जो कचरा होता है, कंकर, पत्थर, ये जो गाद होती है या फिर इसको आप कह लीजिए धुआं होता है, ये भी हमारे एनवायरनमेंट पर बहुत सारा प्रभाव डालता है। और बदलाव किस तरह का होता है? इससे ज्वालामुखी से निकलने वाली इन्हीं सब क्रियाओं के द्वारा यानी ज्वालामुखी के द्वारा हुई इन्हीं सब क्रियाओं के द्वारा ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है, क्रेटर झील का निर्माण होता है। क्रेटर झील क्या होता है? जब ज्वालामुखी फटता है तो उसका जो मुख होता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है और समय बीतने के साथ साथ इस गड्ढे के अंदर पानी भर जाता है। तो इसको बोलते हैं क्रेटर झील, यानी एक झील का निर्माण हो जाता है यहाँ पर। तो देखिए, एक ज्वालामुखी से कितनी चीज़ों का निर्माण हो रहा है। ज्वालामुखी से आग्नेय शैल का निर्माण होता है। जब ये लावा बाहर निकलता है और पृथ्वी की सतह पर फैल जाता है तो उससे आग्नेय शैल का निर्माण होता है। पिछले चैप्टर में हम तो पढ़ चुके हैं इसको। उसी प्रकार क्रेटर झील का निर्माण होता है, उसी प्रकार ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। तो इतने सारे बदलाव ज्वालामुखी से होते हैं। उसके बाद बात करते हैं लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन। पर्वत का जब बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है तो उसको भूस्खलन कहते हैं। और उससे नुकसान क्या होता है? यानी इस पर्वत के नीचे तलहटी में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं, या कोई यहाँ से रोड क्रॉस कर रहा होगा या फिर इसकी तलहटी में बहुत सारे लोग अपना जीवन व्यापन कर रहे होंगे, तो पहाड़ का जब बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर यहाँ गिर जाएगा तो भूस्खलन से बहुत सारे लोग उसमें दब जाते हैं, मर जाते हैं, रोड डैमेज हो जाता है, यातायात ठप हो जाता है। तो ये इसके नुकसान होते हैं। तो इस तरह के फोर्स यानी जो सडन फोर्सेस होते हैं उनका हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब बात करते हैं डायस्ट्रोफिक फोर्सेस यानी पटल विरूपण बल। पटल विरूपण बल क्या होता है? देखिए, जो माउंटेन्स का निर्माण होता है वो इन्हीं पटल विरूपण बल के कारण होता है। किस तरह से होता है? अभी मैंने आपको बताया था कि हमारी जो पृथ्वी है वो टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बनी हुई है। टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं और आपस में टकराने के बाद पृथ्वी के ऊपरी हिस्से में फोल्ड पड़ जाता है या मोड़ पड़ जाता है। पेपर वाला एग्जाम्पल याद कीजिए। पेपर को दोनों तरफ से पकड़ के जब हम लोग दबाते हैं अंदर की तरफ तो उसमें एक मोड़ पड़ जाता है। ठीक है, इसी तरह से हमारी जो पृथ्वी है उसकी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जब वो आपस में टकराती हैं तो टकराने का रिजल्ट होता है कि वहाँ पर मोड़ पड़ जाएगा और इसी मोड़ के कारण हमारे माउंटेन्स का निर्माण होता है जिनको हम कहते हैं फोल्डेड माउंटेन्स। चलिए अब बात कर लेते हैं एक्सोजेनिक फोर्स यानी बहिर्जनित या बाह्य बल। बाह्य बल ऐसे होते हैं जो हमारी पृथ्वी के ऊपर यानी सतह के नीचे नहीं, हमारी पृथ्वी के ऊपर कार्य करते हैं, उनको कहते हैं बहिर्जनित बल। और ये
क्या प्रक्रिया होती है जिसके कारण ये बल कार्य करते हैं? एरोजन एंड डेपोजिशनल, या अपर्दन और निक्षेपण इनको हिंदी में बोलते हैं। चलिए एक एक करके हम बात करेंगे। रिवर, विंड यानी हवा, सी वेव्स और ग्लेशियर्स। ठीक है, तो किस तरह से ये कार्य करते हैं? रिवर अपना कार्य किस तरह से करती है और किन किन आकृतियों का निर्माण करती है? विंड यानी हवा किन किन आकृतियों का निर्माण करती है? सी वेव्स समुद्री तरंगे और ग्लेशियर हिमनद। एक एक करके इनको देख लेते हैं। वर्क ऑफ रिवर, वर्क ऑफ रिवर यानी रिवर का क्या कार्य होता है, रिवर कैसे कार्य करती है और किस तरह से हमारी पृथ्वी में बदलाव लाती है, वो इसमें आप देख लीजिए। देखिए, जब कोई रिवर निकलती है पहाड़ के अंदर से या ग्लेशियर से या पहाड़ों से निकल कर आती है नदियाँ, तो ये नदियाँ पहाड़ों से निकलकर प्लेन में एंटर करती हैं और प्लेन में एंटर करने के बाद इनका जो बहाव है वो थोड़ा कम हो जाता है। उसके बाद प्लेन में एंटर करते ही ये विसर्प रूप में अपना बहाव बनाती हैं, यानी इनका जो बहने का एक पैटर्न होता है वो कैसा हो जाता है? विसर्प रूप में हो जाता है। उसके बाद जैसे हमारा पठारी भाग है, वहाँ पर ये जब एंटर करती हैं तो वहाँ पर जो मिट्टी है वो कैसी है? कठोर है, कठोर सैल पाई जाती हैं हमारे, जैसे डेक्कन प्लेटू की अगर आप बात करें तो। ठीक है, तो कुछ जो नदियाँ होती हैं वो पहाड़ से निकलती हैं, उसके बाद प्लेन में एंटर करती हैं और प्लेन के बाद फिर वो कहाँ पर चली जाती हैं? समंदर में मिल जाती हैं। जैसे आप गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी निकलती है गंगोत्री से, उत्तराखंड से, उसके बाद एंटर करती है यूपी में प्लेन में, फिर बिहार में, झारखंड और फिर वेस्ट बंगाल से होते हुए बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो इससे किस तरह का निर्माण होता है ये आप इस डायग्राम पर नज़र डालिए। जब कोई नदी प्लेन में एंटर करती है तो वो विसर्प रूप में इस तरह से विसर्प रूप में प्रवाहित होती है। तो ये जो मोड़ होता है उसको बोलते हैं मेंडर और हिंदी में इसको बोलते हैं विसर्प। ठीक है, तो झीलों का निर्माण कैसे होता है नदियों के द्वारा देख लीजिए। जब नदी कंटिन्यूअस इस प्रकार से बहती है तो उसके एक कोने पर कुछ डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। क्या डिपॉजिट होता है? कंकर, पत्थर, गाद, रेत, मिट्टी। ठीक है, तो ये जमा होना शुरू हो जाता है क्योंकि जो नदी होती है वो अपने साथ यही सब चीज़ें बहाकर ले जाती है। कंटिन्यूअसली ये सब चीज़ें जब हजारों सालों तक चलती रहती है तो जो ये वाला पोर्शन होता है नदी का, ये जो दोनों किनारे होते हैं नदी के, ये वाला और ये वाला, इनके बीच की दूरी आपस में घटनी शुरू हो जाती है और एक टाइम ऐसा होता है कि नदी अपना रुख यहाँ से मोड़कर इधर को बदल देती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो बहाव अब संभव नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर तो मिट्टी जमा हो गई है, इसलिए नदी क्या करेगी? अपना रास्ता बदल देगी और यहाँ पर बहना शुरू कर देगी। तो ये वाला जो पोर्शन है नदी का, ये वाला पोर्शन नदी का, ये क्या हो जाएगा? मेन नदी से अलग हो जाएगा और इसी अलग हुए भाग को हम कहते हैं चाप झील। इस तरह से ये झील का निर्माण हो जाता है और इसको हम कहते हैं चाप झील। उसके बाद रिवर जब समंदर के किनारे पर पहुंचती है तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा मिट्टी, इतनी ज़्यादा गाद, रेत, कंकर, पत्थर जमा हो जाते हैं कि उसका जो फ्लो है वो बिल्कुल धीमा हो जाता है और इसी धीमे फ्लो के कारण जो नदी है वो कई छोटी छोटी नदियों में बट जाती है। इन्हीं छोटी छोटी नदियों को बोलते हैं ट्रिब्यूटरी या वितरिका। और इन्हीं छोटी छोटी नदियों और नदी के द्वारा लाए गए कंकर, पत्थर, मिट्टी, गाद, इन सब से बना ये जो छोटे छोटे आप जगह देख रहे हो, इसको हम कहते हैं डेल्टा। इसी से बनता है डेल्टा और इसी से होता है नदी द्वारा डेल्टा का निर्माण। वापस इसी स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे दो वर्ड्स आए हैं, वाटरफॉल और दूसरा है ऑक्स बो लेक। सबसे पहले हम बात करते हैं वाटरफॉल कैसे बनता है। देखिए, जब नदी हार्ड बेड रॉक यानी कठोर शेल के ऊपर से होकर प्रवाहित होती है तो नदी अपने फ्लो से हार्ड बेड रॉक या कठोर शेल को काट नहीं पाती। उससे क्या होता है, जो नदी होती है वो हार्ड बेड रॉक के साथ साथ
जब गहरी घाटी आती है तो उसको काट नहीं पाती और उसी के साथ साथ नीचे गिर जाती है। जब नदी हार्ड बेड रॉक से नीचे घाटी में गिरती है तो वहाँ पर इसको इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वाटरफॉल। इसी से वाटरफॉल का निर्माण होता है। ये फोटो आप देखिए जरा। जब ये हार्ड बेड रॉक यानी कठोर सैल नदी के द्वारा नहीं कट पाता तो नदी क्या करती है? घाटी में इसको काटे बिना ही इसी के ढाल के साथ साथ नीचे उतर जाती है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं वाटरफॉल। यानी पानी जब ऊंचाई से नीचे गिरता है और वहाँ पर जो हार्ड बेड रॉक होती है या कठोर सैल होती है वो कटती नहीं है, वैसी की वैसी बनी रहती है। तो जो नदी होती है वो उसी ढाल के साथ साथ नीचे उतर जाती है, तो उसी को हम कहते हैं वाटरफॉल। और इस तरह के वाटरफॉल आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा तो सुना होगा। भेड़ा घाट जैसे वाटरफॉल का निर्माण होता है। भेड़ा घाट, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में एमपी में पड़ता है। ठीक है, भेड़ा घाट। और ये नर्मदा नदी, नर्मदा नदी इस तरह के वाटरफॉल का निर्माण करती है। इसको श्वेत वाटरफॉल भी बोलते हैं क्योंकि ये संगमरमर यानी वाइट चट्टान के थ्रू ये जो नदी है वो नीचे उतरती है और इसी वाइट चट्टान के होने के कारण इसको श्वेत वाटरफॉल भी बोलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद ऑक्स बो लेक, ये मैंने अभी आपको समझाया इस वाले फोटो में। ये होती है ऑक्स बो लेक या चाप झील, इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। वर्क ऑफ द सी वेव्स। सी वेव्स का क्या कार्य होता है? देखिए, आपने समंदर अगर देखा होगा या मूवीज़ में कई बार देखा होगा तो समंदर की लहरें बहुत तेज़ी से किनारे पर आकर टकराती रहती हैं। तो वहाँ पर जो चट्टानें होती हैं, जब समंदर की लहरें बार बार आकर चट्टान पर टकराती हैं तो चट्टान में एक गुफा बन जाती है। इसी को कहते हैं सी केव या समुद्री गुफा। अब ये जो प्रोसीजर है जब ये कंटिन्यू चलता रहता है कई सालों तक, हजारों सालों तक, तो ये जो गुफा है समुद्र की लहरों के द्वारा इस गुफा को कंटिन्यू काट दिया जाता है और काटने के बाद में इसमें क्या होता है? एक होल बन जाता है। ठीक है, यानी ये जो गुफा थी इसमें भी आर पार का छेद हो जाता है, इसमें एक होल बन जाता है और इसी होल को क्या कहते हैं? सी आर्क। इसी होल को हम कहते हैं सी आर्क। तो ये जो कार्य होता है ये होता है समुद्र की लहरों के द्वारा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद में आता है स्टेक। क्या होता है? इसको हम कहते हैं सी केव समुद्री गुफा और इसको कहते हैं सी आर्क समुद्री मेहराब। अच्छा, अब आप फर्ज कीजिए कि जो समुद्र की लहरें हैं वो कंटिन्यू फिर भी, यानी ये होल बनने के बाद भी इसको कंटिन्यू काट रही है, इस पर फोर्स लगा रही है, बल लगा रही हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि जो चट्टान है ये बीचों बीच पूरी की पूरी कट जाती है। ये जो बीच वाली चट्टान है ये पूरी की पूरी कट जाती है। तो किस तरह की शेप बनेगी फिर? यानी एक चट्टान ये रह गई और दूसरी चट्टान ये रह गई इस तरह से। ठीक है, बीच में से ये कट गया यहाँ से। तो इस प्रकार जिस आकृति का निर्माण होता है, यानी ये वाली और ये वाली, ये आप देखिए ऐसी आकृति का निर्माण होता है, इन्हीं को हम कहते हैं स्टेक। ठीक है, उसके बाद आता है सी क्लिफ। सी क्लिफ होता है जब चट्टान की एक श्रेणी समुद्र किनारे पर होती है और समुद्र की जो लहरें होती हैं वो बार बार इसी चट्टान पर टकराती रहती हैं। यानी एक चट्टान नहीं है, दो नहीं है, एक लंबी सी चट्टान बनी हुई है और समुद्र की लहरें आकर इस पर टकराती हैं और लंबी लंबी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। तो इन्हीं को कहते हैं सी क्लिफ। तो समुद्र की लहरों के द्वारा तीन तरह की आकृतियों का निर्माण होता है, चार तरह सॉरी। एक होता है सी केव यानी समुद्री गुफा, दूसरा होता है सी आर्च समुद्री मेहराब, स्टेक्स एंड सी क्लिफ। तो ये वो आकृतियाँ थी जो समुद्र की लहरों के द्वारा बनाई जाती हैं। समुद्र की लहरों में भी बहुत ज़्यादा फोर्स होता है, आपने सुना ही होगा। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है, इतनी एडवांस हो गई है कि समुद्र की लहरों के द्वारा भी बिजली का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। वर्क ऑफ आइस यानी बर्फ का क्या कार्य होता है? आपने ग्लेशियर का नाम तो सुना ही होगा। ग्लेशियर क्या होता है? एक्चुअल में ग्लेशियर बर्फ की नदियाँ होती हैं। ग्लेशियर होती है बर्फ की नदियाँ। ठीक है,
यानी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, सी लाइन के ऊपर जो पहाड़ हैं उनके ऊपर जो नदियाँ होती हैं वो बर्फ़ के रूप में होती हैं, यानी वहाँ पर जो पानी है वो हमेशा जमा रहता है, बर्फ़ हमेशा साल भर जमा रहता है वहाँ पर। तो ये जो नदियाँ होती हैं ये बर्फ़ की फॉर्म में होती हैं, और चूँकि पहाड़ है तो पहाड़ों पर घाटी तो होगी ही, इस तरह की घाटी होगी। तो कभी जब ये बर्फ़ पिघल कर यहाँ पर जमा हो जाती है, यहाँ पर चोटी पर कोई बर्फ़ मान लो जमी हुई है और बर्फ़ पिघलेगी तो क्या होगी, इसमें नीचे घाटी में जमा हो जाएगी। और इन्हीं घाटियों में जब बर्फ़ जमा हो जाती है, बहुत सारा पानी जमा हो जाता है, तो कहीं कहीं पे लेक बन जाती है। ठीक है, इसी की मदद से क्या किस चीज़ का निर्माण होता है, लेक्स का निर्माण होता है, माउंटेन्स के अंदर लेक्स का निर्माण होता है। उसके बाद में आप यहाँ पर देखिए ग्लेशियल मोरेन्स, एक वर्ड यहाँ पे आया है ग्लेशियल मोरेन्स, यानी हिमनद हिमोड़। जैसे आपने नाम सुना होगा जलोढ़, जलोढ़ क्या होता है, देखिए अगर ये नदी कोई प्रवाहित हो रही है यहाँ पर, तो प्लेन्स में क्या होता है, नदी अपने साथ बहुत सारी मिट्टी, बहुत सारे कंकर पत्थर गाद ये सब लेके प्रवाहित होती रहती है। तो जब इस नदी के अंदर फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो नदी के जो किनारे हैं, यानी नदी अपने किनारों को छोड़कर उसके बाहर भी प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है, ऐसे यहाँ पर। ठीक है, तो इसके अंदर उपस्थित यानी नदी के अंदर उपस्थित है जितना भी गाद रेत पत्थर कंकर होते हैं, ये क्या करती है नदी, यहाँ पर डिपॉजिट कर देती है, यानी नदी के जो किनारे होते हैं उन पर डिपॉजिट कर देती है। और हजारों सालों के अंतराल के बाद क्या होता है, नदी का जो रास्ता है वो क्या होता है, संकीर्ण होता चला जाता है, क्योंकि किनारों पर बहुत चीज़ें डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं क्या, जलोढ़, यानी जल के द्वारा लाई गई मिट्टी, जल के द्वारा लाए गए ये जो कण होते हैं, कंकर पत्थर मिट्टी गाद, ठीक है, इनके नदी के किनारों पर डिपॉजिट होने से या जमा हो जाने से जिस भूमि का निर्माण होता है उसी को हम कहते हैं जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी भी आपने सुना होगा, वो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण ऐसे ही होता है। उसी प्रकार हिमनद या ग्लेशियर्स के द्वारा अपने साथ लाए गए रॉक्स, सैंड और सिल्ट को डिपॉजिट कर दिया जाता है, कहाँ पर, वैली के अंदर। ये वैली जो मैंने आपको बताया था, यानी पर्वत की जो तलहटी होती है उसको वैली बोलते हैं। तो हिमनद के द्वारा अपनी तलहटी में यहाँ पर वैली के अंदर इस तरह की जो चीज़ें रॉक्स सैंड सिल्ट सब डिपॉजिट कर दिए जाते हैं, जमा कर दिए जाते हैं, तो उन्हीं से निर्माण होता है किसका, ग्लेशियल मोरेन्स का, या आप ये कहें कि हिमनद हिमोड़ का। नेक्स्ट आगे चलते हैं, विंड, ये लास्ट है। वर्क ऑफ विंड, यानी विंड के किस प्रकार के कार्य होते हैं, विंड कैसे कार्य करती है, देखिए मशरूम रॉक्स है, आपने रेगिस्तान देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो मूवीज़ में देखा होगा या फोटो में देखा होगा। तो जो रेगिस्तान होता है वहाँ पर रेत के टीले होते हैं, बड़े बड़े टीले होते हैं रेत के, इस प्रकार से या इस प्रकार से। जब हवा प्रवाहित होती है इस तरह से, और हवा बहते बहते बहुत स्पीड से हवा बहती है, और इस टीले के इस पोर्शन से हवा आकर टकराती है, तो क्योंकि रेत तो लूज होता है, तो जब हवा यहाँ पर आकर टकराती है तो ये क्या करती है, हवा रेत के या टीले के इस पोर्शन को काटती रहती है, कंटिन्यू काटती रहती है, और इस तरह से काटते काटते इस तरह की आकृति का निर्माण हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो हवा ने यहाँ पर जो रेत जमा थी उसको काट कर बहा दिया, दूसरी जगह डिपॉजिट कर दिया। तो इस तरह से क्या होता है कि जो ये वाला पोर्शन होता है, यानी टीले का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो तो एज इट इज़ बना रहता है, बट यानी उसके जो बीच वाला पोर्शन है वहाँ से रेत हटकर दूसरी जगह डिपॉजिट हो जाती है, और इस तरह की आकृति का निर्माण होता है। अब आप देखिए ये आकृति कैसी नज़र आ रही है आपको, ये आकृति मशरूम जैसी नज़र आ रही है, और इसीलिए इनको कहते हैं मशरूम रॉक्स। हवा के द्वारा निर्मित बालू या रेत के टिब्बे को मशरूम की शेप में परिवर्तित कर दिया जाता है, इसीलिए इनको कहते हैं मशरूम रॉक्स। उसके बाद में बात करते हैं सैंड डन्स। सैंड डन क्या होता है, सैंड डन को कहते हैं हिंदी में बालू टिब्बा। ठीक है, ये बालू टिब्बा। रेगिस्तान में बहुत तेज हवा चलती है, और जब हवा चलती है तो वो अपने साथ रेत के कणों को उड़ाकर ले जाती है,
एक जगह से रेत के कणों को उड़ाएगी, जैसे जो कण यहाँ से कट गए थे रेत के, उनको यहाँ से उड़ाकर अपने साथ बहा कर ले जाएगी और दूसरी जगह पर डिपॉजिट कर देगी या जमा कर देगी। तो हवा के द्वारा डिपॉजिट इन्हीं जो आकृति तैयार होती है, आकृति बनती है, इनको हम कहते हैं बालू के टिब्बे। ठीक है, अगर आप रेगिस्तान में देखेंगे तो अगर एक टिब्बा आज यहाँ पर है तो कुछ दिनों के बाद वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि हवा ने उसको यहाँ से उड़ाकर, या जो रेत के कण हैं उनको यहाँ से उड़ाकर दूसरी जगह पे डिपॉजिट कर दिया है और वहाँ पर रेत का टिब्बे का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये जो कण उड़ाकर ले जाए जाते हैं हवा के द्वारा, ये बालू के या रेत के जो कण उड़ाकर ले जाए जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर डिपॉजिट कर दिए जाते हैं। ठीक है, इसी प्रक्रिया को कहते हैं लॉयस, या ये जो लास्ट वाला आप देख रहे हैं लॉयस। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा थर्ड लेक्चर था, आवर चेंजिंग अर्थ, यानी हमारी जो पृथ्वी है वो किस प्रकार से बदलती रहती है। ठीक है, इसमें हमने एक एक करके जितनी भी परिघटनाएं हैं उनको डिस्कस किया है। रिवर के क्या वर्क होते हैं, माउंटेन्स के, अर्थक्वेक कैसे आता है, सुनामी। अच्छा, सुनामी कैसे आती है, देखिए जो हमारा समंदर होता है, यानी ओशन जो होता है, उसमें जब भूकंप आता है, उसमें जब भूकंप आता है तो उन भूकंपीय तरंगों से ओशन की जो वेव्स होती हैं वो, उनमें बहुत ज़्यादा बल का निर्माण होता है और बहुत ऊंची ऊंची तरंगों का निर्माण होता है। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं क्या, सुनामी। यानी ओशंस में जब भूकंप आता है और बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची तरंगों का निर्माण होता है जो बहुत ज़्यादा विनाशकारी होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं सुनामी। ये वाला पिक्चर आप एक बार और देख लीजिए। देखिए, जब यानी अर्थक्वेक कैसे आता है, पृथ्वी के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, यानी पृथ्वी हमारी टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बनी होती है, और जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं, ठीक है, तो तरंगों का निर्माण होता है जिनको हम कहते हैं भूकंपीय तरंगे। तो जहाँ पर ये टेक्टोनिक प्लेट टकराती हैं उसको हम कहते हैं फोकस, यानी पृथ्वी के अंदर वाले पोर्शन को जहाँ पर ये टकराती हैं और तरंगे जहाँ से उत्पन्न होती है पृथ्वी के अंदर, उसको हम कहते हैं फोकस या उद्गम केंद्र। और पृथ्वी के सतह पर जहाँ पर ये तरंगे उत्पन्न होती हैं उसको हम कहते हैं एपिसेंटर या अधिकेंद्र। ठीक है, और इन तरंगों को क्या कहते हैं, सेस्मिक वेव्स या भूकंपीय तरंगे। और ऊपर पृथ्वी के ऊपर एक समान रूप से 360 डिग्री में, यानी एक गोले में ये जो तरंगे होती हैं ये वो प्रवाहित होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। ठीक है, तो इसमें आप दो चीज़ें याद रखिएगा, एपिसेंटर क्या होता है और फोकस क्या होता है, यानी उद्गम केंद्र क्या होता है और अधिकेंद्र क्या होता है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया है। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस बेस्ड हैं, उनको देख लेते हैं। विच इज़ नॉट एन एरोजनल फीचर ऑफ सी वेव्स, सी वेव्स का कौन सा फीचर नहीं है, देखिए कौन सा नहीं है। सी केव तो हमने पढ़ा ही है, क्लिफ भी हमने पढ़ा है, बट बीच नहीं है इसमें। नेक्स्ट, द डिपोजिशनल फीचर ऑफ ग्लेशियर इज क्या कहलाता है, मोरेन कहलाता है। नेक्स्ट, विच इज़ कॉज्ड बाय द सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के आकस्मिक बल के द्वारा कौन सा निर्माण होता है, किस किन चीज़ों का निर्माण होता है बताइए। सडन मूवमेंट ऑफ अर्थ, वोल्केनो आता है, यस वोल्केनो आता है। अच्छा, फोल्डिंग कैसे पड़ता है, मैंने आपको बताया था पटल विरूपण बल, यानी डिजास्ट्रिक फोर्स के द्वारा पटल विरूपण बल। और ये फ्लड प्लेन किसका कार्य है, ये कार्य है रिवर का। नेक्स्ट, उसके बाद आता है मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन, मशरूम रॉक्स कहाँ पाई जाती हैं बताइए, डेजर्ट्स में, यानी ये विंड का कार्य है। उसके बाद ऑक्सबो लेक्स आर फाउंड इन, ऑक्सबो लेक्स यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में इसको बोलते हैं चाप झील, और ये किसका कार्य है, रिवर वैलीज में पाई जाती हैं और रिवर का कार्य है। नेक्स्ट, मैच ऑफ द फॉलोइंग, इनको आप मैच कर सकते हैं। ग्लेशियर, सी शोर, सी शोर किससे मैच करेगा, बीच से। मशरूम रॉक, अभी मैंने आपको बताया सैंडन। रिवर ऑफ आइस, रिवर ऑफ आइस क्या बोलते हैं, ग्लेशियर्स को बोलते हैं रिवर ऑफ आइस। उसके बाद आता है रिवर्स, किसका, वाटरफॉल, यस अर्थक्वेक, वाइब्रेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और आप रिवीजन ज़रूर करते रहिए, जो पुरानी वीडियोस हैं, यानी क्लास 6 की जो जितनी भी लेक्चर्स हैं उनको आप ज़रूर देखिए एक बार।
ठीक है। तो जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, एक बार पढ़ने से आपको कुछ चीज़ें समझ में आ सकती हैं, बट जब आप एक ही चीज़ को बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो वो चीज़ आपको मेमोराइज हो जाती है, आपके दिमाग में बैठ जाती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वहीं पर बेल आइकन आता है, उसको बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, उसके बाद ही आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाएगा। मैं एक इनिशिएटिव और स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, और ये इनिशिएटिव क्या रहेगा कि मैं कौन सा सब्जेक्ट यानी सेकंड कौन सा सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करें, हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस और करंट अफेयर्स। 3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस या फिर करंट अफेयर्स। आप लोग डिस्कस करके और डिसाइड कीजिए कि इनमें से क्या सब्जेक्ट को हमें स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है, सो दैट हमारी जो प्रिपरेशन है वो और ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ सके। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में या मैसेज भी मुझे कर सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे आप कर सकते हैं। और मुझे आप अपने सजेशंस बता सकते हैं कि आगे हमें क्या सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहिए। मैसेज करने के लिए आप ये नंबर नोट कर लीजिए, या व्हाट्सअप, आप इस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, 8588011696, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और अगर आप ईमेल करना चाहते हैं तो आप इस kumar100186@gmail.com इस पर आप ईमेल कर सकते हैं। जैसे भी आपको सुविधा लगे आप मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहिए। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, इन 4 में से ही आप मुझे बताएंगे। ऐसा नहीं कि आप अलग से कोई सब्जेक्ट बताएंगे, बट इन 4 में से आप कोई एक सब्जेक्ट सजेस्ट कर सकते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड करंट अफेयर्स, कि हमें इसके साथ साथ यानी ज्योग्राफी के साथ साथ दूसरा कौन सा सब्जेक्ट करना चाहिए। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही है। अगले लेक्चर के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।